माई सेल्फ राकेश यादव ज्ञानती स्टडी चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री सीरीज में नेक्स्ट फ्यूल। एक टॉपिक है फ्यूल, ईंधन। क्या होता है ईंधन? ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? ईंधन एक प्रकार का सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन करने का, ठीक है। तो ईंधन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को आप जलाइए, अगर जलने के बाद वो बहुत ही कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ता है, रेजिड्यू छोड़ता है, और उससे क्या मिलता है आपको? ऊर्जा। तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? फ्यूल। तो यानी कि फ्यूल का परिभाषा देख लीजिए। यह एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे जो बहुत कम अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। लेकिन अगर फ्यूल को कहा जाए तो फ्यूल होने के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए, यानी कोई भी पदार्थ फ्यूल हो सकता है यदि उनमें निम्न कुछ खास गुण होते हैं। पहला बात कि फ्यूल कैसा होना चाहिए? इजीली इनफ्लेमेबल होना चाहिए, आसानी से जल जाए। दूसरी बात तो उसका ऊष्मीमान ज़्यादा होना चाहिए, यह नहीं कि उसको जलाने के बाद आपको चुल्लू भर इतना मिल रहा है ऊर्जा और जला रहा है इतना ज़्यादा। कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। यानी कि जलाने से आपको ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मिले, कम जलाएं तो ज़्यादा ऊर्जा मिले, यानी कि उसका फ्यूल वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ईजिली इनफ्लेमेबल होना चाहिए, जल्दी से जल जाए। ये नहीं कि जलाने के लिए उसको एकदम 2 लीटर पेट्रोल छिड़का जाए तब जाके वो जले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ईजिली क्या होना चाहिए? इनफ्लेमेबल होना चाहिए। तो कुछ खास बात हैं जिसके वजह से आप किसी भी पदार्थ को फ्यूल कहेंगे। तो ईंधन होने के कुछ शर्त हैं। क्या क्या शर्त है? पहली बात, पदार्थ का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो पदार्थ है वो क्या होना चाहिए? आसानी से क्या होना चाहिए? आसानी से दहन होना चाहिए। तीसरा, जलने के बाद जो अपशिष्ट होना चाहिए वो नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू जो अपशिष्ट है जलने के बाद जो बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए या कम होना चाहिए, कह लीजिए कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सस्ता, सुगम व कम खतरनाक होना चाहिए। खतरनाक इन द सेंस तुरंत आग लगे तो एकदम सबको क्या हो जाए, सब कुछ ब्लास्ट एकदम नष्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुगम होना चाहिए, कम खतरा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ये सब उसके गुण हैं, ठीक है। पांचवी बात, आसानी से क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए।
और लास्ट है आसानी से क्या होना चाहिए, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। तो ये जो होती है बात, ये एक फ्यूल के बारे में होती है कि फ्यूल एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जो जलने के बाद क्या होता है, रेजिड्यू बहुत कम छोड़ता है। ठीक है, जलने के बाद देख लीजिए यह एक ऊर्जा का स्रोत है जो बहुत कम अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। और ईंधन होने के कुछ शर्त होते हैं कि पदार्थ का ऊष्मीमान बहुत अधिक होना चाहिए, आसानी से दहन होने चाहिए, रेजिड्यू बहुत कम छोड़े, वो सस्ता व सुगम होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और आसानी से क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं क्या होती हैं, ईंधन के बारे में होती हैं। नेक्स्ट अब इसको देखने चलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल का ऊष्मीमान क्या होता है। बीच में शब्द आया था ऊष्मीमान, तो उसको हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। क्या होता है ऊष्मीमान, कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए किसी भी पदार्थ को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 1 ग्राम पदार्थ को जब जलाने के बाद जो ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वही क्या कहलाती है, ऊष्मीमान कहलाती है। ऊष्मीमान क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए यह एक प्रकार का मापन कह लीजिए, पदार्थ का क्या है, मापन है। यानी कि 1 ग्राम कोई भी क्या ले लीजिए, ईंधन ले लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, आग लगाना मतलब बर्न करना, क्या करना, बर्न। अब आग लगाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एयर में, हवा में आग लगा दीजिए। तो जब इसको 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को जब आप आग लगाएंगे, 1 ग्राम फ्यूल में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है इसको क्या किए आप, आग लगाए, तो इसमें जो ऊष्मा मिलेगा, जो ऊष्मा प्राप्त होगा, यानी 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होता है, जो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है, जो गेन कैलोरी है, जो प्राप्त ऊष्मा होती है, वो क्या कहलाती है, यही कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और यह कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है किसकी, हाइड्रोजन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। इसीलिए हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, लेकिन चूंकि यह स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि अब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और संभव है कि भविष्य में ऐसा हम देखें कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आपको देखने को मिल जाए। तो इस हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रॉकेट इंजन में। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल कहाँ यूज होता है, एज ए फ्यूल कहाँ यूज होता है, ये हाइड्रोजन रॉकेट में। ठीक है, जो रॉकेट देखते हैं आप, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसमें लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर उत्पन्न करना होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूल ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, स्टार पॉइंट। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, तो ये कहा जाता है किसको,
हाइड्रोजन को। क्यों कहा जाता है भविष्य का ईंधन? क्योंकि जब साइंटिस्ट अपने साइंस के चरम पे पहुंचेंगे तो एक चीज़ तो खोज कर ही लिए होंगे कि वाटर को कैसे ब्रेक किया जाए। तो वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये इको फ्रेंडली होगा। क्या होगा? इको फ्रेंडली होगा, कोई नुकसान ही नहीं करेगा पर्यावरण के लिए। और ये हमारा यूज हो जाएगा कैसे? फ्यूल के रूप में। तो इसलिए सारे लोगों का ध्यान ऐसे देख रहे हैं कि काश पानी टूटे और हाइड्रोजन निकले तो हमारा भविष्य का ईंधन सुचारू रूप से चलेगा। तो ये था ऊष्मीयमान। तो अब ये ऊष्मीयमान ऐसे समझाए हैं, अब इसको एक बार एथेंटिक रूप से लिख लीजिए तो क्या कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए, किसे कहते हैं ऊष्मीयमान। ठीक है, तो एक बार हम परिभाषा लिख देते हैं। क्या होता है ऊष्मीयमान? तो हम अक्षरशः लिख देते हैं 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर कहाँ वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वही बात है, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। ठीक, तो ऊष्मीयमान समझ में आ गया कि 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को जब जलाएंगे तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही क्या कहलाती है? ऊष्मीयमान कहते हैं। अब नेक्स्ट देखने चलना है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन। अब हम नेक्स्ट देखने चल रहे हैं अपस्फोटन। क्या होता है अपस्फोटन? इसको हम बोलते हैं नॉकिंग। तो पहले इस शब्द को समझिए क्या होता है। जैसे देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, कार हो गई या इवन जो बाइक होता है, जैसे बुलेट वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके इंजन से एक साउंड निकलता है। ठीक है, मेटालिक साउंड। वो क्या होता है मेटालिक साउंड? वही होता है अपस्फोटन। उसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो जो फ्यूल का जो सिलेंडर है उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं अपस्फोटन या नॉकिंग साउंड। ठीक है, तो ये नॉकिंग साउंड तो समझ में आ गया कि हमारा जो फ्यूल होता है ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बना के और एक आवाज़ निकलती है जिसको बोलते हैं अपस्फोटन। अब देखिए, जिस फ्यूल में अपस्फोटन ज़्यादा होगा, अपस्फोटन की रेट ज़्यादा होती है फ्यूल से, वह बहुत ही घटिया क्वालिटी का, बहुत ही कम क्वालिटी का मात्रा का होता है, वह अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा अपस्फोटन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्यूल है 100% बर्न नहीं हो रहा है। जब 100% बर्न नहीं होगा तो इसीलिए आपकी एवरेज प्रभावित होगी। हो सकता है आप 1 लीटर में अगर 60 किलोमीटर जाना चाह रहे हो तो आप 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अधिक से अधिक 50 किलोमीटर तक जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ चले जाएगी? फ्यूल आपका अपस्फोटन में चली जाएगी। तो इसीलिए फ्यूल का अपस्फोटन दर कम होगा तो फ्यूल क्या माना जाएगा? अच्छा क्वालिटी का माना जाएगा। तो क्या होते ही हैं, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, फ्यूल में जैसे पेट्रोल डीजल जो होता है उसमें अपस्फोटन को कम करने के लिए एक पदार्थ डालती है जिसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, अपस्फोटन यौगिक। ठीक है, वो एंटी नॉकिंग एजेंट करता क्या है? अपस्फोटन की दर को कम कर देता है। क्या कर देगा? उसके रेट को कम कर देगा। और इसका एग्जाम्पल है टेट्रा एथिल लेड, टेल। तो पहले इसको समझिए अपस्फोटन क्या है। ये जो फ्यूल है, ईंधन जो है, यह
मिक्सचर करेगा, मिक्सचर बनाएगा एयर के साथ और एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसा साउंड? मेटालिक साउंड। मेटालिक साउंड कि जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर किसका? सिलेंडर इंजन का। तो इंजन में जो सिलेंडर होता है उनके साथ एक साउंड निकालता है नॉकिंग के रूप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपस्फोटन। ओके। और जिस फ्यूल में अपस्फोटन ज़्यादा होगा, अपस्फोटन अगर ज़्यादा होगा फ्यूल में, वह निम्न क्वालिटी का फ्यूल होगा। क्या होगा? निम्न गुणवत्ता का फ्यूल होगा। तो ये हमारा निम्न क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो इसमें मैं अपस्फोटन को कम करने के लिए इस फ्यूल में एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, अब एंटी नॉकिंग एजेंट, इसका एग्जांपल होता है TEL, टेट्रा एथिल लेड। क्या नाम है? टेट्रा एथिल लेड। तो जैसे ही आप इस टेट्रा एथिल लेड को डाल देंगे किस में? फ्यूल में, तो इसका अपस्फोटन दर बिल्कुल घट जाएगा। अब इस अगर ऐसे फ्यूल को अगर आप यूज करेंगे तो उसमें से क्या ये जो नॉकिंग साउंड जो सुन रहे थे वो नहीं सुनाई देगा। नहीं सुनाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि टेल ने क्या किया, उसकी जो ये थी नॉकिंग प्रॉपर्टी उसको कम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेट्राएथिल लेड है वो क्या कहलाता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। और करता क्या है? अपस्फोटन की दर को, जो ये अपस्फोटन हो रहा था, अपस्फोटन को कम कर देता है, ठीक है। अब ये जो अपस्फोटन की जो एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसको हम ऑक्टेन नंबर में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ऑक्टेन नंबर में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है उनकी जो क्वालिटी होती है ऑक्टेन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर जिस जिस पदार्थ की ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगी, क्या होगी? जिस पदार्थ की ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा? उसमें भी फ्यूल का वैल्यू क्या कहलाएगा? फ्यूल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि ऑक्टेन नंबर अगर कम होगा, क्या होगा? ऑक्टेन नंबर कम होगा तो वो हमारा फ्यूल क्या माना जाएगा? फ्यूल अच्छा माना जाएगा। फ्यूल कैसा होगा? अच्छा। फिर से सुनिए, अपस्फोटन क्या है? जब हमारा कोई भी फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, जैसे ही एयर के साथ मिक्सचर करता है तो उस सिलेंडर में एक साउंड निकलती है जिसको बोलते हैं नॉकिंग साउंड, यानी अपस्फोटन साउंड। और ये कोई और साउंड नहीं होती है, मेटालिक साउंड होती है। अगर इस फ्यूल में आपने नॉकिंग साउंड ज़्यादा आ रही है तो वो ईंधन निम्न क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है। अगर इसमें आप क्या करेंगे, कोई ऐसे पदार्थ मिला दें जिससे ये नॉकिंग साउंड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का हम एग्जाम्पल दिए हैं टेट्रा एथिल लेड। टेल, टेल का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो टेल मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? अपस्फोटन दर कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो टेल है इसकी गुणवत्ता नापने का एक मानक है। जैसे हर चीज़ का नाप यूनिट होता है ना, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, दूरी का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड है, तो वैसे इस क्वालिटी को नापने का मात्रक है ऑक्टेन नंबर। यदि किसी भी पदार्थ का ऑक्टेन नंबर कम होगा तो वह ईंधन अच्छा माना जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात तो हम किए हैं। अब देखिए दूसरी बात, अब यहाँ से एक बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये है कि जो टेल है ना, टेट्राएथिल लेड, ये क्या होता है? जो हमारी अभी जो मॉडर्न जो गाड़ियाँ आ रही हैं BS4, जैसे BS4, BS5 गाड़ियाँ की क्वालिटी होती है। तो BS4 की जो गाड़ियाँ आती हैं, BS4 और 5 वाले, उसमें एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है, पैलेडियम कैटलिस्ट। तो पैलेडियम कैटलिस्ट क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गाड़ियों को जलने से, उसको क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है? प्रदूषण कम हो सकता है। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने सारी गाड़ियों में एक कैटलिस्ट लगवाई है अलग से।
तो कैटलिस्ट करता क्या है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, सल्फर और जो सल्फर उसमें निकलता है सल्फ्यूरिक कंपाउंड उसको चेंज कर देता है। तो ये करता क्या है, ये बहुत ही बेकार काम करता है, जो टेट्राथिल लेड है उस कैटलिस्ट को ही खराब कर देता है। तो इससे क्या होगा, और कैटलिस्ट बहुत महंगी आती हैं क्योंकि बहुत महंगी मेटल होते हैं। अरे पैलेडियम और मोलिब्डेनम जो होती है बहुत महंगी मेटल होती है, ठीक है, करोड़ों में आती हैं, 1 किलो का दाम करोड़ों होता है उसका, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम लगाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा मतलब घाटे का सौदा होता है। तो इसलिए अभी जो पेट्रोल होते हैं उसमें टेट्राएथिलेट नहीं मिलाई जाती है, ठीक है। तो बस इस बात को आप समझ लीजिए, अपस्फोटन और ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, एंटी नॉकिंग को एक यूनिट है, और जिसमें कम होगा तो ईंधन क्या माना जाएगा, उच्च क्वालिटी का। ओके, अब नेक्स्ट देखने चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं ईंधन के रूप, ईंधन के प्रकार। जैसे ये हैं हमारे देवता ईंधन। ईंधन 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन, और तीसरा गैस ईंधन। ठोस ईंधन में क्या होता है, लकड़ी, कोयला, लकड़ी सही है, लकड़ी, कोयला और भी सारे पदार्थ। द्रव ईंधन में क्या आती हैं, जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में क्या होती हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, ठीक है। ये जितने भी होते हैं, कैरोसिन, जो कैरोसिन ऑयल होती हैं, जो कैरोसिन ऑयल होती हैं वो भी क्या होती हैं, द्रव का ही क्या है, एक प्रकार का द्रव ईंधन है, लिक्विड ईंधन है। तो ईंधन क्या है, ये 3 टाइप से बांटा गया है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। कहेंगे गैसीय ईंधन क्या होता है, गैसीय ईंधन में आप देख सकते हैं वो इसमें वाटर गैस और क्या होता है, नेचुरल गैस। नेचुरल जो गैस होती है वो गैसीय ईंधन होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं और ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन, यह भी क्या होता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब कि ईंधन को हम 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसियस ईंधन। तो ठोस ईंधन के बारे में हम देखने चल रहे हैं। अब हम ठोस ईंधन में पढ़ने चल रहे हैं कार्बन के बारे में। कार्बन कैसा होता है, कार्बन को देखे हो कभी ज़िंदगी में, कहोगे कार्बन तो रोज़ देखते हैं। जैसे कालिख में लड़कियों के आँखों में जो काजल होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कोई चीज़, जैसे आप मोमबत्ती जलाएंगे तो जैसे ही मोमबत्ती को आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, आग। और उसके ऊपर आप कुछ चीज़ रख दीजिए तो थोड़े समय की जो लौ निकलती है, लपटे आग की, तो उसमें जो काला काला हो जाता है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बन है। सड़क जो बनता है, कोलतार देखे हो, वो भी कार्बन है। काला काला नहीं होता है, सड़क में बनाते समय यूज किया जाता है, वो भी क्या होता है, कार्बन होता है। या गाड़ियाँ को देखे होगे कि हमारे गांव में क्या होती है, पंपिंग सेट होती हैं, देखे होगे, जिससे पानी निकालते हैं और खेत की सिंचाई किया जाता है। तो उसकी जो नोजल होती है वहाँ पे काला काला पदार्थ आ जाता है धुएं की वजह से। तो वो जो वहाँ पे जो जमा हुआ मटेरियल है वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कैसा होता है, हरा कलर की लाल कलर, काला कलर। कार्बन कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो कार्बन का कलर क्या होती है, कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। परमाणु भार कितना होता है भैया, 12। कलर कैसा होता है, रंग इसका होता है काला, ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है।
कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है भैया, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बन हमारा फ्यूल के रूप में कैसे यूज होता है। तो कार्बन हमारा फ्यूल के रूप में, कोयला जो देख रहे हो, कोयला एक प्रकार का कार्बन है। तो कोयला क्या होती है, फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठोस फ्यूल। अब कोयले की 3 प्रजातियां हैं। कोयले की कितनी कास्ट है भैया, कहने का मतलब कि कोयले 3 प्रकार के होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस। तो ये कोयले की 3 क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे सोना की क्वालिटी होती है ना, 24 कैरेट सोना खारा सोना होता है, तो उसी तरह इस कोयले की भी क्वालिटी होती है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला। तो तीनों जो कोयला है उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। और ये क्वालिटी नापा कैसे जाता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन से। कार्बन जैसे सोने की क्वालिटी नापी जाती है कैरेट से ना, कि 24 कैरेट सोना होती है तो ज़्यादा शुद्ध है। तो इसका हम परसेंटेज नापते हैं क्वालिटी परसेंटेज ऑफ कार्बन से। तो जो पीट कोयला होता है, पीट कोयला कैसा होता है, पीट कोयले में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 50 से कितना होना चाहिए, 50% से 60% होना चाहिए। अगर कार्बन का मात्रा जलाने पर, अगर ये कैसे पता चलेगा कि 60 है कि 70 कितना परसेंटेज, जब कार्बन को जलाएंगे तो परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, इतना तो केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे। तो जैसे ही कार्बन को जलाएंगे कोयले को, तो उसमें जो कार्बन निकलेगा 50 से 60%, तो वही क्या कहलाएगा, बता देगा कि पीट कोयला है। दूसरा कोयला है लिग्नाइट कोयला। ये कौन सा कोयला होता है, अगर इस टाइप के कोयले को जलाओगे तो इसमें कार्बन का परसेंटेज निकल के आएगा 65 से लेकर 70%। कितना निकल के आएगा, 65 से लेकर 70% तक। ये दूसरे टाइप का कोयला होता है, ठीक है। ये सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे बेकार पीट कोयला होता है, निम्न गुणवत्ता वाला होता है, यानी कि इसकी क्वालिटी नहीं है, बिना क्वालिटी घूम रहा है। तो ये जो सबसे जो लास्ट वाला होता है बिटुमिनस कोयला जो होता है वो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। ये क्या होती है, इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, इसमें 70 से लेकर 85% तक कार्बन होता है। यानी कि इसमें कितना होता है, 70 से लेकर 85% तक, 85। तो ये सबसे क्या होता है, बेस्ट टाइप का कोयला होता है, और ये सबसे महंगा होता है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्ता वाला है। तो जो बिटुमिनस कोयला होती है सबसे उच्च गुणवत्ता वाली कोयला होती है, सबसे निम्न गुणवत्ता वाली कौन होती है, पीट कोयला, ठीक है। तो 3 टाइप की कोयला हो गई। कार्बन का एक और ठोस रूप है जिसका नाम सुने होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का कार्बन का ही रूप है। हीरा, जो हीरा होता है ना, डायमंड नाम सुने होंगे। ये जो हीरा होता है ये भी कार्बन होता है, तो इसमें भी कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन ही है। लेकिन जो ग्रेफाइट और हीरा होती है वो फ्यूल के रूप में यूज नहीं होती है, लेकिन ये जो क्या नाम है, कोयला जो होती है वो फ्यूल के रूप में यूज होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे कभी। फिलहाल हमने चर्चा किया था ठोस के रूप में होने वाले ईंधन जो थे, कोयले के बारे में देखे। कोयला एक प्रकार का ठोस ईंधन है, जलाने के बाद हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और इस कोयले को जलाने से हमारी बिजली बनती है। बिजली कैसे बनती है, कोयले को जला के पहले आग पैदा किया जाता है, फिर बॉयलर में पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस बॉयलर से वाष्प बनता है, वाष्प को टरबाइन पे गिराया जाता है, टरबाइन को चलाते हैं तो डायनामो चलता है, डायनामो से इलेक्ट्रिक पैदा होती है जो हमारे घरों में आती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।